गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज जब हम जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए संभावित हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे ज्ञान गुरु चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जेपीएससी एग्ज़ाम जो 12 सितंबर को संभावित है, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे तमाम परीक्षार्थियों को मेरी शुभकामनाएं। जेपीएससी के लिए संभावित कुछ प्रश्नों में से आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार है। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो फैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पत्थरों को काट कर चित्र बनाए गए हैं गुफा की दीवारों पे। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका से 642 गुफाएं प्राप्त हुई है और जिनमें से लगभग 400 से भी अधिक चित्र अंकित है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नागर शैली का भारत का एक प्रमुख मंदिर है और मंदिर निर्माण में 3 शैलियों का प्रयोग हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के निर्माण में 3 प्रमुख शैलियों का प्रयोग हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर भारत में नागर शैली है, मध्य भारत में पेशर शैली है और दक्षिण भारत में मंदिरों के शैली को द्रविड़ शैली में बनाया गया है। तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर हमें नागर शैली का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। एक सवाल आता है, जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है उस वेद का क्या नाम है? यजुर्वेद। जी हाँ, जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है वह यजुर्वेद है। जैसा कि हम जानते हैं, वेद संस्कृत भाषा में और पद्य में लिखे गए हैं, लेकिन एकमात्र जो वेद है यजुर्वेद, जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखी गई है। गद्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है यजुर्वेद। पद्य मीन्स काव्यात्मक ढंग से, जिसे गा करके पढ़ा जाता है, और गद्य मीन्स कहानी के स्वरूप में, कथानक के स्वरूप में, नाटक के स्वरूप में। तो यजुर्वेद जो है गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों शैलियों में रचित एकमात्र वेद है। वेद हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ है और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पे उपस्थित तमाम ग्रंथों से सबसे प्राचीन हमारा वेद है। वेद 4 हैं। अशोक के शिलालेख के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अशोक के समय में जो शिलालेख थे वो पत्थरों पे उत्कीर्ण किए गए थे। अशोक प्राचीन भारत के एकमात्र गौरवशाली शासक थे जिन्होंने अपने कार्यों को शिलालेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए अपने साम्राज्य में अलग अलग स्थानों पे स्थापित किए। अशोक के शिलालेख वर्तमान समय में प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक बहुत ही मुख्य स्रोत है। अशोक के शिलालेख, ज़्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और अशोक के शिलालेख को सबसे पहले 1750 में टी फैंथलर ने खोजा। इस अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। जी हाँ, जेम्स प्रिंसेप ही वो पहले विद्वान थे जिन्होंने अशोक के शिलालेख को सफलतापूर्वक डिकोड किए, पढ़े, उनके अर्थ को निकाले। आर्यभट्ट प्राचीन भारत का एक सुप्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र आर्यभट्ट थे और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिनका नाम आर्यभट्टीय है। दिल्ली का सुल्तान इल्तुमिश मंगोल चंगेज खां का समकालीन था। जी हाँ, इल्तुमिश मंगोल
चंगेज खां का समकालीन था। 1220 से 21 ईस्वी में चंगेज खान सिंध तक पहुंच गया। उसने इल्तुमिश को संदेश दिया कि मंगबदनी की मदद न करे, और यह संदेश लेकर चंगेज खां का दूत खान इल्तुमिश के दरबार में आया। अब हम विजयनगर साम्राज्य की बात कर लेते हैं। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। इस राजवंश की स्थापना 1334 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। यह मध्यकालीन भारत का एक सुस्थापित साम्राज्य था, और यह साम्राज्य अपनी साहित्य, अपनी कला और सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सुप्रसिद्ध रहा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है, और यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को लाभ प्राप्त होता है। एक सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी गठन की थी, यह गठन कब उन्होंने की थी? तो इसकी गठन 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी के अहिंसात्मक प्रयोगों से अलग हिंसात्मक तरीके और सशस्त्र तरीके का सहारा लिया, और आज़ाद हिंद फौज की रचना की, और उसमें पूर्व ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की भर्ती की और अंग्रेज़ों से कड़ी टक्कर ली। और आज़ाद हिंद फौज भारत के पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर देने में कामयाब भी हुए। इब्न बतूता ने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम रहीला है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करता है। मोरक्को-वासी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसे तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। काजी सल्तनत काल में सर्वश्रेष्ठ न्याय अधिकारी हुआ करते थे, जो इस्लाम के नियमों के आधार पर फैसला सुनाने का काम किए थे। कालांतर में इब्न बतूता को दूत बनाकर चीन भी भेजा गया। धन्यवाद।